आज का हमारा टॉपिक है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या बताया था, क्रांतिक कोण बताया था और क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध बताया था। ठीक है, आज हम बात करते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है, ये भी उसी पर लगभग आधारित है, क्रांतिक कोण पर। ठीक है, तो इसके लिए हम फिगर पहले बनाते हैं, फिगर के हिसाब से हम समझाते हैं। ठीक है, क्या होता है कि ये पृथककारी पृष्ठ होता है। ठीक है, पृथककारी पृष्ठ है और क्या है, यहां से एक प्रकाश किरण पृथककारी पृष्ठ पर आपतित होती है। और एक चीज और बताया था हमने, क्रांतिक कोण के लिए क्या, उस पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए प्रकाश कहाँ से गमन करना चाहिए, सघन से विरल में। सघन से विरल में, तो ऊपर वाला हो जाएगा सघन, नीचे हो जाएगा विरल, और इस पर हम एक अभिलंब डाल देते हैं। अभिलंब डाला तो जब प्रकाश सघन से विरल में जाती है तो क्या होता है, प्रकाश किरण जो है अगर विरल सघन से विरल में जाती है तो ये अभिलंब से दूर हट जाती है। ये ऐसे हट गई, दूर हट गई। ये हुआ पहला कंडीशन, इसको हम बोलेंगे आपतित किरण। और ये अभिलंब है, ये अभिलंब है, और ये अपवर्तित किरण है। अपवर्तित किरण, और ये क्या है, आपतन कोण I और ये अपवर्तन कोण R। कल हमने बताया था कि इस कंडीशन में जो हमारा क्रांतिक कोण होगा और अपवर्तन कोण होगा, ठीक है, आपतन कोण जो होगा वो क्रांतिक कोण से क्या होगा, कम होगा। इस कंडीशन में क्रांतिक कोण से क्या होगा, कम होगा, तभी इसमें अपवर्तन की क्रिया होगी। ठीक है, आगे क्या बताया था अगले फिगर में, यहाँ पर हम पहले अभिलंब डाल देते हैं। ये भी क्या, सघन से विरल, सघन विरल। आगे हमने क्या कहा था कि अगर I का मान हम बढ़ाते जाएं, ठीक है, I का मान बढ़ाते जाएं तो R का मान भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, और इतना बढ़ाते जाएं कि ये वाली जो हमारी अपवर्तित किरण है वो पृथककारी पृष्ठ के समांतर हो जाए। क्या हो जाए, समांतर, यानी I का मान C के बराबर हो जाए और जो अपवर्तन कोण हो वो पृथककारी पृष्ठ के समांतर हो जाए, यानी कि इनके बीच क्या 90 डिग्री का एंगल बन जाए। तो वहां पर कौन सी क्रिया होगी, वहां पर होगा क्रांतिक कोण। क्या होगा, क्रांतिक कोण। तो यहां पर हम I का वैल्यू बढ़ाते हैं, इस तरीके से हमने कुछ बढ़ा दिया। क्या किया, बढ़ा दिया, तो ये क्या हो गया, I बराबर C, I बराबर C, क्योंकि जब I का मान बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं C के बराबर होगा। तो वो क्या होगा, जहां पर I बराबर C हो जाएगा वहां पर क्या होगा, क्रांतिक कोण होगा, जो सघन माध्यम में बना आपतन कोण होता है। और उसके लिए क्या हो जाता है, ये वाली जो हमारी किरण है वो पृथककारी पृष्ठ के क्या जाती है, समांतर हो जाती है, यानी कि अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है। अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है। ये यहाँ तक तो हो गया क्रांतिक कोण के बारे में। किसके बारे में, क्रांतिक कोण के बारे में। अब एक चीज और, फिर से हम लेते हैं फिगर। ठीक है, इसमें पहले हम अभिलंब डाल देते हैं। ठीक है, अब क्या किया हमने, जो है इस I का मान क्या कर दिया, C से थोड़ा सा ज्यादा कर दिया, C से थोड़ा सा ज्यादा कर दिया। तो ये जो प्रकाश, अपवर्तित प्रकाश किरण थी, ये क्या हुआ, और ऊपर गई, और ऊपर गई, यानी कि जहां से आई वहीं चली गई, अरे पूरा पूरा प्रकाश क्या हो गया, परावर्तित हो गया। तो ये जो घटना होगी, यानी कि I का मान हम क्या कर दें, C से थोड़ा सा अधिक कर दें, तो पूरा का पूरा प्रकाश जहां से I आपतित होती है उसी माध्यम में चली जाती है। तो इस क्रिया को हम बोलेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हमने ज्यादा कर दिया, I का मान यहाँ पर C से
और बढ़ा दिया, तो जब बढ़ाया ऐसे बढ़ा दिया, ठीक है, तो ये वाली किरण क्या हो गई, ऊपर चली गई, पूरा पूरा प्रकाश उसी माध्यम में, प्रकाश किरण उसी माध्यम में लौट गया। ये सघन, ये विरल, ठीक है, ये सघन हो गया, ये विरल हो गया। तो यहां पर देखो, यहां पर कंडीशन क्या था, आई का मान जो था वो क्या था, सी से कम था। यहां पर आई का मान सी के बराबर हो गया, और यहां पर आई का मान क्या हो गया, सी से ज्यादा हो गया। यानी कहने का मतलब, अगर हम आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या कर दें, थोड़ा सा अधिक कर दें, तो प्रकाश जिस माध्यम से आपतित होती है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, इतना पहले फिगर बना लो। ठीक है, क्या कहा कि जो है, अगर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा अधिक कर दिया जाए, यानी कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा अधिक कर दिया जाए, यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा अधिक कर दिया जाए, ठीक है, कर दिया जाए, तो संपूर्ण आपतित प्रकाश, संपूर्ण आपतित प्रकाश जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में लौट जाती। ठीक है, ये हो गया क्रांतिक कोण की पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की परिभाषा। यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा अधिक कर दिया जाए, तो संपूर्ण आपतित प्रकाश जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में लौट जाती है। ठीक है, ये तो हो गया जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की डिफिनीशन। एक चीज और, इसमें इसकी जो शर्तें होती हैं, वो हम बता रहे हैं कि क्या शर्त होती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त क्या होती है। पहला क्या होता है कि हमने बता दिया है कि प्रकाश जो है विरल, सघन से विरल में गमन करना चाहिए। ठीक है, प्रकाश सघन से विरल माध्यम में गमन करना चाहिए। ठीक है, पहला हो गया। और दूसरा क्या कि जो है आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। ठीक है, पहला कंडीशन क्या है कि प्रकाश सघन से विरल में गमन करना चाहिए, सघन से विरल में जो है। दूसरा, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। इतना पहले नोट करो, फिर इसका एग्जाम्पल होता है। कुछ एग्जाम्पल हैं, उनके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, पहला
जो है हीरा चमकदार होता है, हीरा चमकदार होना, मतलब कि हीरे का चमकदार होना, ठीक है, हीरे का चमकदार होना ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कारण है, ठीक है। ठंडे प्रदेशों में मरीचिका अगला रेगिस्तान में मरीचिका, इसको हम बोलते हैं जल की मरीचिका, जल की मरीचिका, ठीक है। ठंडे प्रदेशों में मरीचिका होती है और रेगिस्तान में भी मरीचिका होती है, ठीक है। चौथा, कांच में पड़ी दरार का चमकदार होना, चमकदार, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं, ठीक है। हमने 4 एग्जाम्पल लिया, बहुत से एग्जाम्पल इसके, ठीक है। तो पहला क्या, हीरा का चमकदार होना, ठीक है, हीरे का चमकदार होना। तो हीरा चमकीला क्यों होता है, ठीक है। क्या होता है, जो है हीरे का जो अपवर्तनांक होता है वो 2.42 होता है, लगभग 2.4, ठीक है। जो हीरा है इसका जो अपवर्तनांक है 2.4 होता है, और जो कि कांच के अपवर्तनांक से ज्यादा होता है, कांच के अपवर्तनांक से क्या होता है, ज्यादा होता है। इसके कारण क्या होता है कि जो है हीरे में जो प्रकाश किरण होता है वो हीरे के क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होता है, ठीक है। हीरे में जो प्रकाश प्रवेश करता है वो क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर प्रवेश करता है, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है कि हीरा जो है, हीरे में जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकदार हो जाता है, ठीक है। एक बात और, जो हीरे का क्रांतिक कोण होता है, हीरे का क्रांतिक कोण होता है वो होता है 24 डिग्री। कितना होता है, 24 डिग्री, जो कि कांच के क्रांतिक कोण से बहुत कम होता है, कांच के क्रांतिक कोण से बहुत कम होता है। तो कांच के क्रांतिक कोण से बहुत कम होता है, तो हीरे के अंदर जो प्रकाश प्रवेश करता है, हीरे के अंदर जो प्रकाश प्रवेश करता है उसके कारण क्या होता है कि घटना होने की संभावना अधिक हो जाती है। क्या मतलब कि जो है हीरे का जो क्रांतिक कोण होता है वो कांच से कम होता है, कांच की तुलना में कम होता है, जिससे हीरे में जो प्रकाश प्रवेश करता है, हीरे में जो प्रकाश प्रवेश करता है उसके कारण हीरे में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने की घटना अत्यधिक, मतलब की संभावना अत्यधिक हो जाती है, संभावना अत्यधिक हो जाती है। और एक चीज, जो हीरे के अंदर प्रकाश प्रवेश करता है वो हीरे से निकलते समय, यानी कि हीरे से निकलते समय पूर्ण रूप से परावर्तित होकर हीरे के सभी फलकों पर क्या होता है, फैल जाता है, हीरे के सभी फलकों पर फैल जाता है, जिससे हीरा क्या होता है, हमें चमकदार दिखाई देता है, ठीक है। पहला क्या हमने बताया कि हीरे का जो अपवर्तनांक होता है वो 2.42 होता है, ठीक है, जो कि कांच के अपवर्तनांक से काफी अधिक होता है, ठीक है, काफी अधिक होता है। तो जो हीरे के अंदर प्रकाश प्रवेश करेगा वो हीरे के क्रांतिक कोण से प्रवेश करेगा, मतलब कि हीरे के क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर प्रवेश करेगा। कौन सा, जो प्रकाश किरण होगा, ठीक है, जो प्रकाश हीरे में प्रवेश करेगा। तो वहां से क्या होता है, जब हीरे की क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर प्रवेश करता है तो उसमें जो होता है कि अब हीरे का जो क्रांतिक कोण होता है, हीरे का जो क्रांतिक कोण होता है वो कांच के क्रांतिक कोण से बहुत कम होता है, कांच के क्रांतिक कोण से बहुत कम होता है। तो हीरे में जो प्रकाश प्रवेश करता है, हीरे में जो प्रकाश प्रवेश करता है वो
हीरे के क्रांति कोण से अधिक कोण पर प्रवेश करता है। ठीक है, तो जो प्रकाश प्रवेश करता है वो हीरे से निकलते समय पूर्ण परावर्तित होकर हीरे के सभी फलकों पर क्या हो जाता है, फैल जाता है, सभी फलकों पर फैल जाता है, जिसके कारण हीरा में क्या होता है, चमकदार दिखाई देता है। ठीक है, ये हो गया हीरे का चमकदार होना। पहले ये इतना लिख लो, फिर आगे बताते हैं रेगिस्तान में मरीचिका के बारे में। अब आता है रेगिस्तान में मरीचिका। रेगिस्तान में मरीचिका, देखो यहाँ पर क्या है, रेगिस्तान में मरीचिका। अगर हम रेगिस्तान में क्या है कि कोई पेड़ या कुछ देखते हैं दूर से तो हमको उल्टा प्रतीत होता है। क्या होता है, उल्टा प्रतीत होता है। तो यही जो क्रिया होती है रेगिस्तान में मरीचिका कहलाती है। तो इसको हम समझाते हैं इस तरीके से। मान लेते हैं कोई गैस है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर ये कोई गैस है, ठीक है, इसका हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। तो इसका डेंसिटी जो होता है वो कम हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे डेंसिटी कम, टेम्परेचर बढ़ाएंगे डेंसिटी कम। अगर टेम्परेचर घटाएंगे तो क्या, डेंसिटी ज्यादा, डेंसिटी ज्यादा। और एक चीज हमने बताया था कि जो है ये प्रकाश आपतित होती है, ये क्या है, सघन माध्यम, सघन, और ये विरल। अब ये बताओ सघन माध्यम में घनत्व ज्यादा हो, विरल माध्यम में ज्यादा होगा? जहां पर घनत्व ज्यादा वहां पर प्रकाश की चाल कम, जहां पर घनत्व कम वहां पर प्रकाश की चाल ज्यादा। यानी प्रकाश की चाल इसमें ज्यादा होगी, इसमें ज्यादा होगी, सघन वाले में कम होगी, विरल वाले में ज्यादा होगी। तो यहाँ पर डेंसिटी ज्यादा, यहाँ पर डेंसिटी कम। सघन में क्या हुआ, डेंसिटी ज्यादा। कहने का मतलब यानी सघन में टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। सघन में अगर डेंसिटी ज्यादा है तो टेम्परेचर क्या होगा, सघन में डेंसिटी ज्यादा, टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। यानी कि डेंसिटी ज्यादा सघन तो टेम्परेचर कम। ठीक है, विरल में क्या हो जाएगा, डेंसिटी कम लेकिन टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ज्यादा, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो यहाँ पर हम एक चीज लेते हैं, यहाँ पर हम जो है कोई ट्री ले लेते हैं, एक पेड़ ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि ये कोई पेड़ है इस तरीके से। ये इसमें अभी छोटा प्रोजेक्ट है, थोड़ा छोटा बना दें, कोई टीरी ले लेते हैं। ठीक है, ज्यादा अच्छा बन नहीं रहा है, एग्जाम्पल के तौर पर हम बता रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, सतह है, किसकी सतह है, रेगिस्तान की सतह, और यहाँ पर कोई हम ले लेते हैं प्रेक्षक, जिसके आंख मुंह सब है। ठीक है, ये हमने प्रेक्षक ले लिया, यहाँ पर खड़ा है। ठीक है, अब क्या करते हैं जो है, हम इसको कई भाग में डिवाइड करते हैं। एक चीज और, यहाँ पर जो होगा ये यहाँ पर गर्म वायु होगी। क्या होगी, गर्म वायु, गर्म वायु, रेगिस्तान है ना, गर्म वायु। लेकिन हम जैसे जैसे बढ़ेंगे ये वायु क्या होगी, ठंडी होती जाएगी। क्या होगी, ठंडी होती जाएगी। गर्म वायु है तो गर्म है, टेम्परेचर ज्यादा है तो डेंसिटी क्या है, कम है, डेंसिटी कम है। तो माध्यम कौन सा, विरल। कहने मतलब टेम्परेचर ज्यादा तो डेंसिटी कम, टेम्परेचर यहाँ पर ज्यादा, डेंसिटी कम, तो माध्यम कौन सा होगा, विरल, विरल। अब इसको हम क्या कर दें, इस तरीके से एक भाग और कर दें इसमें। अब ये बताओ, ये वाला ठंडा मतलब कि इसका जो टेम्परेचर है कितना होगा, इससे कम होगा, ज्यादा होगा? अगर ऊपर हम बढ़ रहे हैं तो ये गर्म वायु है तो ऊपर वाले टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा, कम होगा?
कम होगा ना, कम होगा तो टेम्परेचर कम तो डेंसिटी ज्यादा, डेंसिटी ज्यादा तो ऊपर का माध्यम कौन सा होगा, सघन। डेंसिटी ज्यादा तो क्या हो जाएगा, सघन हो जाएगा और टेम्परेचर कम हो जाएगा। यानी कि जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे टेम्परेचर क्या होगा, कम होता जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको एक पार्ट में और डिवाइड करें कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब ये बताओ इसमें कौन सा सघन माध्यम होगा, कौन सा विरल होगा। ये वाला सघन हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, विरल हो जाएगा। अब इस हिसाब से देखा जाए तो ये वाला क्या सघन, ये वाला विरल। यानी जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे क्या होगा, टेम्परेचर कम होता जाएगा, डेंसिटी ज्यादा होती जाएगी और माध्यम क्या हो जाएगा, सघन होता जाएगा। ठीक है, तो अब आगे और इसी में बढ़ाएं, जैसे अब इसका जो तापमान है ये यहाँ पर कम होगा, इसका तापमान यहाँ कम होगा, इसका तापमान यहाँ कम होगा। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे क्या होगा, वायु ठंडी होती जाएगी, वायु ठंडी होती जाएगी और वायु ठंडी होती जाएगी एंड टेम्परेचर कम होता जाएगा, डेंसिटी बढ़ता जाएगा और माध्यम सघन होता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम मान लेते हैं कि जो ये ट्री है यहाँ से कोई प्रकाश किरण निकली, यहाँ पर पड़ी, यहाँ पर पड़ी। अब यहाँ पर हम अभिलंब डाल देते हैं, अभिलंब ने डाल दिया। ठीक है, अब क्या है, ये ऊपर वाला सघन होगा, नीचे वाला विरल होगा। ठीक है, तो जब सघन से विरल में जाता है तो क्या होता है, अभिलंब से दूर हट जाता है, तो ये दूर जाएगा इस तरीके से। ठीक है, फिर से क्या हुआ, अब ये तो सघन होगा, ये वाला विरल होगा। इसमें क्या था, ये सघन था, ये विरल होगा। अब इसमें ये सघन, ये विरल हो जाएगा, हो जाएगा। तो यहाँ पर अभिलंब डालते हैं तो फिर से क्या हुआ, ये अभिलंब से दूर हट गई, हो गई। अब क्या हुआ कि ये वाला सघन, ये वाला विरल, तो फिर से हम अभिलंब डालते हैं तो ये क्या होगा, अभिलंब से दूर हट जाएगी। अब क्या होगा, यहाँ पर ऐसी कंडीशन होगी कि जो हमारा क्रांतिक कोण होगा या आपतन कोण होगा वो क्या हो जाएगा, क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाएगा, क्रांतिक कोण से ज्यादा। यानी कि I इक्वल टू I ग्रेटर देन C, I क्या हो जाएगा, C से ज्यादा हो जाएगा। I क्या होगा, C से ज्यादा हो जाएगा। तो ज्यादा हो जाएगा तो जो ये प्रेक्षक है, इसे हम बोलेंगे प्रेक्षक। ठीक है, ऑब्जर्वर, प्रेक्षक। तो उसको क्या होगा कि जो है यहां से क्या प्रकाश किरण क्या होगी, परावर्तित होगी, इसके पास जाएगी और इसके आंख क्या होगा कि उसको इस पेड़ का उल्टा चित्र दिखाई देगा। वो भी कहां पर, यहां। ठीक है, क्या होगा, उसको उल्टा दिखाई देगा। तो यही जो घटना होती है क्या कहते हैं, इसे रेगिस्तान में मरीचिका कहते हैं। एक बार फिर से हमने क्या कहा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी घटेगी, डेंसिटी घटी तो क्या होगा, वो माध्यम विरल हो जाएगा, माध्यम विरल होगा तो प्रकाश की चाल क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, अगर टेम्परेचर घटाते हैं तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, डेंसिटी बढ़ेगी तो माध्यम कौन सा होगा, सघन होगा और सघन में प्रकाश की चाल कम होती है। तो हमने क्या कहा कि गर्म वायु जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं वायु क्या हो जाती है, ठंडी होती जाती है। ठंडी होने का मतलब क्या, टेम्परेचर में गिरावट आने लगती है, टेम्परेचर में गिरावट आने लगती है। तो टेम्परेचर में गिरावट आएगी तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, डेंसिटी ज्यादा होगी तो माध्यम हो जाएगा सघन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अलग अलग करके बताया कि इसके लिए ये सघन ये विरल, इसके लिए ये सघन ये विरल, इसके लिए ये सघन ये विरल, इसके लिए ये सघन ये विरल। तो एक कंडीशन ऐसी आ जाती है जहां पर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है और वहां पर प्रकाश जो प्रेक्षक होता है उसको क्या होता है, कोई भी पेड़ या कुछ भी चीज हो तो उसको उल्टा दिखाई देता है। तो हम न्यूमेरिकल ले लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 है। ठीक है, अब क्या है, कांच जल में प्रवेश करता है, प्रवेश करता है
तो जल का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। ठीक है, सवाल क्या है, जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 है। कांच जल में प्रवेश करता है तो जल का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। तो दिया है ना, कांच जल का अपवर्तनांक कितना, 4/3 दिया है क्या, जल का अपवर्तनांक NW फॉर अपवर्तनांक वाटर, ठीक है, 4/3 और जल कांच क्या दिया है Ng मतलब ग्लास 3/2। हमसे क्या कहा है, जल का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, यानी कि जल का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष, तो NWG जल का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष, W फॉर वाटर, G फॉर ग्लास, ठीक है। तो इसके लिए हमने बताया था कि जो पहले उसको ऊपर, जो बाद में उसको नीचे, और लेकिन इसका अगर चाल कर तो यहाँ हो जाएगा NW/NG, NW/NG। अब मान रखते हैं NWG बराबर NW कितना 4/3 और NG कितना 3/2, तो 4/3 गुणे 2/3, यानी NWG क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8 और 3 त्रिका 9। ये होगा जल का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष, ठीक है। करो तो अगला क्वेश्चन, वायु में प्रकाश की चाल 3.0 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। यदि कांच का अपवर्तनांक कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁻³ मीटर पर सेकंड इतना होता ही है, ठीक है। यदि कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो प्रकाश की चाल को C से लिखते हैं, C कितना दिया है 3.0 × 10⁸, ठीक है। और कांच का अपवर्तनांक Ng कितना दे दिया है 1.5 दे दिया है, ठीक है। और निकालना हमको क्या है, Vg निकालना है, मतलब कि ग्लास में प्रकाश की चाल, ठीक है। तो हमने उस दिन बताया था, अगर हम N1 लिखते थे तो वहां पर क्या किया था हमने, प्रकाश की चाल ऊपर लेते थे और नीचे माध्यम की चाल, यानी कि N1 माध्यम की चाल, N1/C/V1। तो ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, Ng = C/Vg, Ng = C/Vg हो जाएगा। तो Ng का वैल्यू क्या है 1.5 है, Ng का वैल्यू 1.5 और C का वैल्यू 3.0 × 10⁸, ठीक है। और बटे Bg क्या है, मतलब ग्लास में प्रकाश की चाल, तो Bg = क्या हो जाएगा 3.0 × 10⁸ बटे 1.5। अगर इसको भाग देंगे कितना आएगा, 2 आएगा, यानी कि 2 × 10⁸, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये कांच में प्रकाश की
अगला क्वेश्चन, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, तो हीरे के क्रांतिक कोण की गणना कीजिए। ठीक है, कल हमने क्रांतिक कोण और उसमें अपवर्तनांक में संबंध बताया था ना, तो क्या होता है n = 1/sin c। c क्या है? क्रांतिक कोण है, इसको IC भी लिख सकते हैं। ठीक है, c को IC भी लिखते हैं। तो यहाँ पर अपवर्तनांक कितना है? 2.42 है, बराबर 1/sin c, 1/sin c। तो sin c इक्वल टू क्या हो जाएगा? sin c इधर लाएंगे और 2.42 को उधर भेजेंगे, तो 1/2.42। और अगर इसको हम भाग देते हैं तो ये आएगा, भाग देने पर 0.413। अगर c की वैल्यू निकाले तो क्या जाएगा? साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स 0.413। और ये जो वैल्यू होता है साइन के 24.4 डिग्री का वैल्यू होता है, 24.4 डिग्री, यानी क्रांतिक कोण कितना आएगा? 24.4 डिग्री। अभी हमने बताया था कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है और क्रांतिक कोण क्या होता है? 24 डिग्री। इससे पहले भी बताया था। ठीक है, इतना लो। एक प्रकाश किरण 1.62 अपवर्तनांक वाले कांच के आयताकार गुटके पर आपतित होती है। ठीक है, आपतित होती है यदि परावर्तित किरण तथा अपवर्तित किरण परस्पर लंबवत हो तो आपतन कोण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक आयताकार गुटका है जिस पर प्रकाश किरण आपतित हो रही है और उसका अपवर्तनांक 1.62 है। ठीक है, एक आयताकार गुटका हम बनाते हैं, पहले ले लेते हैं। ठीक है, इस पर प्रकाश क्या हो रहा है? आपतित हो रहा है और ये क्या है? अभिलंब है। ठीक है, ये आपतित किरण है। क्या है? आपतित किरण। चित्र में दिया होगा। ठीक है, ये चित्र में दिया है। और ये अपवर्तित किरण है। ठीक है, और क्या कहा है? ध्यान देना, यदि परावर्तित किरण तथा अपवर्तित किरण परस्पर लंबवत हो। ये तो अपवर्तित किरण हो गया। क्या हो गया? अपवर्तित किरण। लंबवत का मतलब क्या? इनके बीच 90 डिग्री का एंगल बने। किसके बीच? अपवर्तित किरण। और ये कौन सी किरण होगी? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। तो ये जो एंगल है क्या है? ये जो एंगल है हमारा 90 डिग्री है। कितना है? चित्र में दिया है। ठीक है, 90 डिग्री। ये एंगल हमारा 90 डिग्री दिया है और ये एंगल आई है
ये भी एंगल क्या है, आई है, और ये अपवर्तित किरण है, ये एंगल आर है, ठीक है, ये एंगल आर है। अब ध्यान से देखना है यहाँ पर, हमारा जो अगर ये पूरा लिया जाए, ये यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक लिया जाए तो एंगल कितना बन जाएगा, आई प्लस 90 प्लस आर, यानी कि ये एक साथ देखा जाए 180 अंश का कोण बना है ना, ये इस तरीके से बन रहा है, इस तरीके से, ये देखो बन रहा है, नहीं यहां से देखो बन रहा है ना, तो टोटल कोण हमारा क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, आई प्लस 90 और प्लस आर बराबर 180 लिखते थे, बराबर 180, क्योंकि टोटल एंगल ये हमको पता हो गया 180 होगा, ठीक है। तो आई प्लस 90 प्लस आर बराबर 180, तो आई प्लस आर निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, 180 माइनस 90, 180 माइनस 90, तो आई प्लस आर इक्वल टू 90, आई प्लस आर इक्वल टू 90, और अगर आर निकालें क्या निकल के आएगा, 90 माइनस आर, 90 माइनस आई, 90 माइनस आई, यहां से आर का मान आ गया 90 माइनस आई। अब क्या करते हैं, यहाँ हम स्नेल का नियम यूज करते हैं, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से क्या होता है फॉर्मूला, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू एन, इक्वल टू एन। तो साइन आई, यहां तो आपतन कोण आई ही है, लेकिन अपवर्तन कोण हमारा क्या हो गया, 90 माइनस आई हो गया, आपतन कोण आई है, अपवर्तन कोण क्या हो गया है, 90 माइनस आई। तो यहां पर देखो कैसे रखेंगे, वो साइन आई ही रहेगा, ठीक है, साइन आई रहेगा, और साइन आर है, क्या है, आर है, आर का वैल्यू क्या है, 90 माइनस आई है, 90 माइनस आई बराबर एन का वैल्यू क्या दिया, 1.62, 1.62, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये साइन आई अपान क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, फार्मूला क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, ये फार्मूला होता है, इसको पढ़ा होगा। तो यहाँ पर क्या जाएगा, कॉस आई हो जाएगा, क्योंकि थीटा जब क्या दिया है, यहाँ पर आई दिया है, तो साइन आई अपन कॉस आई इक्वल टू 1.62। ये साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन होता है, यानी साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है टेन थीटा, तो हो जाएगा क्या यहाँ पर टेन आई, क्या हो जाएगा, टेन आई इक्वल टू 1.62, या आई इक्वल टू टेन इनवर्स, टेन उधर ले जाएंगे, टेन इनवर्स 1.62, 1.62